अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली रज़ा व्लॉग्स के नाम से। तो आज हम बात करते हैं जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब जो मुल्क की कंडीशन है वो तकरीबन इन सियासतदानों की पहुंच से बाहर की बात है। अब ये उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे, लेकिन रोज़ बरोज़ वो एक नई प्रेस रिलीज़ कर देते हैं और उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं वो मीडिया पे आकर आवाम को एक नया जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। लेकिन जो बाहर नज़र आ रहा है ऐसी कोई उनके पास कोई प्लान नहीं है। बस वो आईएमएफ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आईएमएफ आए और हमें इस जो झंझट है उससे निकाले। लेकिन आईएमएफ के आने से मुझे नहीं लगता कि जो मुल्की हालात है वो ज़्यादा स्टेबल हो पाएंगे, क्योंकि जो आईएमएफ की किस्त होएगी वो कुछ अरब डॉलर होगा और हमने तकरीबन कोई 4-5 अरब डॉलर का जो हमारा सामान आया है वो कराची की जो बंदरगाह है वहाँ पे रुका हुआ है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं उनको देने के लिए, उनको पे करने के लिए। और उस सामान के वहीं पे खड़े होने के बावजूद उसका रेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, चूँकि डॉलर जो है वो उसका रेट बढ़ गया है। और आने वाले वक्तों में पता चल रहा है कि जो डॉलर की कीमत है वो तकरीबन 500 तक जा सकती है। ये जो इकोनॉमिस्ट है उनकी स्टेटमेंट है कि आने वाले दिनों में 500 रुपये तक जो डॉलर है उसका रेट जा सकता है। तो ऐसे हालात में जो आम आदमी है, जो आम इंसान है, जो 15 से 20 हज़ार रुपये में अपने घर का बजट सेट करने वाला बंदा है, वो कैसे मैनेज करेगा। आटा है उसका रेट वो आम आदमी की पहुंच से दूर है, 150 रुपये किलो तक मिल रहा है। पेट्रोल है वो 250 रुपये लीटर उसका रेट हो गया है। तो मैं भी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि जो है ना इसहाक डार साहब ने बड़ा रजिस्ट किया है और उनकी जो ये उन्होंने रजिस्ट किया जिसके बावजूद 35 रुपये उन्होंने बढ़ा दिए। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो रजिस्ट ना करते, क्योंकि उनका रजिस्ट करना अगर ऐसा था तो अगर वो ना करते तो फिर अल्लाह जाने क्या हो जाता। और एक टाइम आपको याद होगा, पिछले कुछ महीनों की बात है कि जब 7 रुपये पेट्रोल का रेट बढ़ाने लगे थे मिफ्ता इस्माइल साहब, तो जो नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने वो मीटिंग छोड़ दी थी। वो मीटिंग छोड़ कर चले गए थे कि मैं ये जो पेट्रोल का रेट है उसको बढ़ाने के हक़ में नहीं हूँ। तो आज माशाल्लाह से 35 रुपये बढ़ा दिए हैं इसहाक डार साहब ने। तो मैं पीएमएलएन के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि अब नवाज शरीफ साहब का क्या रद्द-ए-अमल है। नवाज शरीफ साहब ने क्या किया। अब ये 35 रुपये जो बढ़े हैं उन्होंने किसकी सरजनश की है, उन्होंने किससे पूछा कि ये आप जो पाकिस्तान की गरीब आवाम है जो पिसी पड़ी है, जिनके पास वो बेचारे सिर्फ अल्लाह के सिवा उनके पास कोई और जो ना आसरा नहीं है। ये जो हुक्मरान है ये तो इन्होंने तो हमेशा से अपने मफादात की खातिर आवाम को इस्तेमाल किया है। इनको कुछ लेना देना नहीं है ना पाकिस्तान से ना पाकिस्तान की आवाम से। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने मामला जो हैं उनको ठीक करना है। और आज तक इन्होंने कोई ऐसी चीज़ बता दें जो पाकिस्तान की आवाम की फ़लाह में जाती हो तो उन्होंने की है। हम इस वक्त करंट सिचुएशन में इंडिया से तकरीबन तकरीबन 25 साल पीछे हैं। बांग्लादेश जो एक छोटा सा मुल्क है जो पाकिस्तान से अलहदा हुआ था, उससे हम तकरीबन 10 साल पीछे हैं। आईटी के मामले में इंडिया हमसे कहीं आगे है। हमने आईटी की तालीम नहीं दी पाकिस्तान में, हमने जो म्यारी तालीम है वो पाकिस्तान में नहीं दी। अभी तक भी हमारे मुल्क में टाट सिस्टम चल रहा है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका सिलेबस अलग है, उनका जो एजुकेशन स्टैंडर्ड वो डिफरेंट है। जो सरकारी स्कूल्स हैं वो भी दो दूनी चार पे फंसे हुए हैं। तो इस तरह करके पाकिस्तान तरक्की कभी भी नहीं कर सकता। फिर आबादी कंट्रोल का कंसेप्ट ही नहीं है। गांव वाली साइड पे चले जाओ, गांव में तो पाकिस्तान में आबादी कंट्रोल का कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि आबादी कंट्रोल नाम की कोई चीज़ भी होती है। आबादी कंट्रोल किस बला का नाम है। 12-13-14 साल की लड़की को ब्याह दिया जाता है, उसके बाद उसको नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। बस वो एक एक फैमिली के जो है ना 13-13 14-14 बच्चे हैं। हमें इस चीज़ से अब निकलना होगा, हमें सीखना होगा कि हमने 75 साल में इस मुल्क को पीछे ले जाने में हमारे क्या क्या फॉल्ट थे, हमने क्या क्या किया है। एजुकेशन सिस्टम हमारा बर्बाद, हेल्थ सिस्टम हमारा बर्बाद, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हमारा बर्बाद। आईटी सेक्टर में हमने आज तक आईटी में हमें पता ही नहीं है, पूरी दुनिया आईटी पे शिफ्ट हो गई है। हमें आज तक नहीं सिखाया गया किसी स्कूल में, किसी इदारे में कि आईटी से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अरबों डॉलर हर मुल्क, इंडिया आईटी के हवाले से हमसे कहीं आगे है।
तकरीबन हम यूरोप से 100 साल पीछे हैं, अमेरिका से तो 200 साल पीछे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो ख़तून खाना हैं, जो घर के सामान लाने वाली औरतें हैं, वो बेचारी अभी भी आटे दाल चीनी की उन्हें फ़िक्र पड़ी हुई है। पहले कहा जाता था कि अगर मियाँ बीवी दोनों कमाएं तो फिर जाके घर का गुजारा होता है। अब 2 छोड़ के 5 भी कमाएं तो घर नहीं चल रहा, घर का गुजारा नहीं हो रहा। अभी तो ठंड का मौसम है तो कोई गुजारा हो रहा है बिजली के बिलों में। अभी जब गर्मी आनी है, पंखे चलने हैं, लोगों ने एयर कूलर इस्तेमाल करने हैं, तो ये बिल कहाँ से अदा करेंगे? ये जो IMF के साथ मुआहदे किए जा रहे हैं, ये कैसे कहाँ से पूरे करेंगे लोग? अब इसका अल्टीमेटली नुकसान क्या होगा? अब इसका नुकसान ये होना है कि पाकिस्तान में क्राइम बढ़ेगा। पाकिस्तान में जो क्राइम की रेशियो है वो ऊपर जाएगी, डकैतियाँ बढ़ेंगी, राहजनियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि गुर्बत है, लोगों के घरों में पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, दवाएं लेने के लिए पैसा नहीं है। दवाइयों का रेट 200% बढ़ा दिए गए हैं। अब एक गरीब आदमी जिसके पेरेंट्स या जिसका कोई अजीज़ कोई प्यारा हॉस्पिटल में, वो बेचारा दवाई नहीं ले सकता। तो इस तरह तो पाकिस्तान के साथ वो नहीं हो सकता। लेकिन जो हुक्मरान उन्होंने आजकल क्या किया हुआ है, ये जो करंट कंडीशन है, इससे आवाम का ध्यान हटाने के लिए फवाद चौधरी को अरेस्ट कर लो, ख़बरों में 24 घंटे 48 घंटे वही न्यूज़ चलती रहेगी। उसके बाद लाल हवेली को सुबह जो है ना 4 बजे पुलिस ने उसको लॉक कर दिया जाके। अब 48 घंटे तकरीबन ये न्यूज़ चलती रहेगी कि लाल हवेली पे हुकूमत ने कब्ज़ा कर लिया, लाल हवेली पे हुकूमत ने कब्ज़ा कर लिया। असल जो पॉइंट्स डिस्कस होने चाहिए मीडिया पे आजकल, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस गुर्बत की और आवाम की और मुल्क की जो हालात हैं इन पे होना चाहिए। लेकिन अब 48 घंटे शेख रशीद की लाल हवेली के अलावा कोई और न्यूज़ नहीं चलेगी। तो इस तरह आम आवाम जो है, आम पाकिस्तानी है, गरीब बंदे हैं, उनके बारे में क्या कौन सोच रहा है, कौन कुछ कर रहा है, कोई बंदा नजर। अब कहने का मतलब ये है कि ये सियासतदान अगर खुशामदों में ही लगे रहेंगे, इनसे कोई सवाल करने वाला बंदा हो, इनसे कोई पूछने वाला बंदा हो कि आम आवाम जिन्होंने आपको इलेक्ट किया, जिन्होंने आपको वोट्स दिए, आप जिनके लिए इस मुल्क के कुछ बने हो, आपके हाथ में इस मुल्क की, इस आवाम की तकदीर, आप उनके लिए क्या कर रहे हो? आप सिर्फ हमें ये बता रहे हो कि मरियम के जलसे में कितने लोग थे, आप हमें सिर्फ ये बता रहे हो कि नवाज शरीफ जो है वो कितने रहमदिल इंसान है, उनकी रहमदिली का हमें क्या फ़ायदा? हमें उसका कोई फ़ायदा है? गरीब आवाम को उसका कोई फ़ायदा है? जब तक आप मुल्क के आम आवाम के गुर्बत के बारे में नहीं कुछ करेंगे तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों का? ये तो सियासत जो है वो तो पैगंबरों से चली आ रही है। और हमारे जो बिज़नेसमैन हैं वो सियासत में आना पसंद करते हैं कि उन्हें पता है कि सियासत में आएंगे तो हमारा बिज़नेस ग्रो करेगा, हमारा बिज़नेस चलेगा। लेकिन इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, इसमें गरीब तबका तो पिसा पड़ा है, नो डाउट। लेकिन अब जो है इस कंडीशन में सरमायादार ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, सरमायादार भी जलील हो रहा है, क्योंकि उसके पास उसे अपनी मिलें बंद करना पड़ रही हैं, उसे अपनी फैक्ट्रियां बंद करना पड़ रही हैं। वो ये चीज़ें बियर नहीं कर पा रहा, जो इस वक्त उसके ऊपर बोझ डाल दिया गया है। वो लोगों की तनख्वाहें नहीं दे रहा। जब वो लोगों की तनख्वाहें नहीं दे पाता, वो लोगों को नौकरियों से फारिग करता है, नौकरियों से फारिग करता है। लोग जो हैं वो बेबस हैं, लाचार हैं। लेकिन ये अवाम जो है, ये इसका हक बनता है, इसका तुक्र ये बनता है कि ये खड़े हुए अपने हक के लिए, ये अपने हक पे स्टैंड करें। लेकिन इन बेचारों को आज तक हमने निकलने ही नहीं दिया, डेरेदारी की सियासत से हमने इन्हें निकलने नहीं दिया, इनको शऊर ही नहीं दिया, इनको अकल ही नहीं दी कि अपने हक के लिए कैसे स्टैंड लेते हैं, या आप लोगों को कोई हक भी है। हमने तो इन्हें रखा हुआ है कि 2-3 वक्त का खाना खाओ और सारा दिन आप भैंसों को चारा डालो, आपको तो बस ये काम है। ये मेरा भाई, ये पाकिस्तानियों के जो है ना, ये हक तलफी करते हैं ये लोग। ये चाहते नहीं है कि पाकिस्तान एजुकेट करे, इसकी आवाम एजुकेट करे, क्योंकि इनका तो फ़ायदा इसी में है कि इनको अपनी वो किसी एक गरीब पे पर्चा करवा दिया, किसी एक को रहा करवा दिया, किसी एक गरीब पे पर्चा करवा दिया, दूसरे को रहा करवा दिया, किसी को किसी के साथ लड़वा दिया। ये डेरेदारी की सियासत, ये जो इन्होंने चुदराहट की सियासत की है, इसी वजह से आज पाकिस्तान का ये हाल है। नलायकों की हुकूमत रही है, नलायक आते थे और आवाम को उन्होंने ना कोई IT की तालीम दी, ना कोई उन्होंने उसको एजुकेट किया, ना कोई आवाम की फलाह की बात की, ना कोई उन्होंने आबादी कंट्रोल किया। नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आओ अपने 3-4-5 साल खाओ और चले जाओ।
बस ये इन्होंने किया हुआ है। अभी तक जो करंट सिचुएशन है इसमें तो आबादी कंट्रोल का कंसेप्ट नहीं है। अफ़गानिस्तान एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारे मुल्क के ये हालात रहे हैं। वहाँ पे अनस्टेबिलिटी रही है और हमारी जो गलत पॉलिसियाँ उसका फ़ायदा जो है ना वो इंडिया को होता रहा है और वो अफ़गानिस्तान को होता रहा है और हम अल्टीमेटली क्या हुआ, हम नीचे से नीचे जाते रहे हैं। उसके बाद जी जो हम माहाना आमदनी है वो 15 से 20 हज़ार रुपये है। लोग पिसे पड़े हैं, बिल्कुल इसमें गुजारा नहीं हो रहा। नान रोटी की कीमत पूरी नहीं हो रही। नान रोटी वो कहाँ से लें लोग, उन्होंने रेट अपने बढ़ा के कहाँ से कहाँ कर दिए। उसके बाद जी पेट्रोल 250 रुपये लीटर। अब जो है जी इमरान खान साहब को राना सलाउल्लाह साहब आके एक ही बात कर रहे हैं जी, इमरान खान साहब ने जितने दोस्त ममालिक हैं उनको नाराज़ कर दिया। जितने दोस्त ममालिक हैं इमरान खान ने उनको नाराज़ कर दिया। उन्होंने घड़ी चोरी की, उन्होंने ये चोरी किया। और मेरे भाई कोई बंदा आप लोगों से पूछने वाला बने, जो मरीम नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग गए हैं, उनसे कोई पूछने वाला, उनमें से कोई एक बंदा भी ये पूछने वाला था कि इस मुल्क को 75 सालों में घड़ी चोरी की वजह से नुकसान पहुंचा है। आज हम जिस नहज पे खड़े हैं, आज हम जिन हालात को फेस कर रहे हैं, ये इमरान खान ने जो घड़ी बेची है ये उसकी वजह से हम पे हैं। कोई और इनसे सवाल करने वाला बंदा हो तो, लेकिन इन्होंने लोगों को रखा हुआ नारों के लिए। इनको नारे इनसे लगवाओ और बस ठीक है। और इन्होंने कोई लोगों को पता ही नहीं है, आवाम को ही नहीं पता। हम जो बेहिस हो चुके हैं, ये हमारा खुद का जो है ना नुकसान हो रहा है और हमारी वजह से हो रहा है। हम ये डिज़र्व करते हैं। हम कौम बहसीयत कौम ये डिज़र्व करते हैं जो हमारे साथ हो रहा है और ये हुक्मरान जो कर रहे हैं। अल्लाह ना करे हम पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो ये जितने भी आपको बड़े बड़े नाम नज़र आ रहे हैं, ये जितने भी पॉलिटिशियंस नज़र आ रहे हैं, इनमें से एक बंदा आपको पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। कोई एक बंदा आपको इनमें से पाकिस्तानी नज़र आएगा। थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया है और जो अपना नवाज शरीफ साहब है वो अभी तक पाकिस्तान नहीं आ रहे। उनका लंदन में, बाहर के कंट्रीज़ में हर चीज़ सेट पड़ी हुई है, उनको ज़रूरत नहीं है। वो तो इधर आते हैं भेड़ बकरियों की तरह हमें हाँकने के लिए। जब यहाँ पे देखते हैं हालात कशीदा हैं, हालात ख़राब हैं, इनमें से कोई एक बंदा पाकिस्तान में आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। हम मरें, हम जिएँ, हम ज़िंदा रहें, हमारे बच्चे भूख से तड़पें, बिलकें, इनको कोई परवाह नहीं है। ये आएंगे, लूटेंगे, हमारी जो गुर्बत है उसका मजाक उड़ाएंगे। जब मुश्किल वक्त आएगा पाकिस्तान में, ये बाहर निकल जाएंगे और हम वही बेहिस कौम दोबारा इनके लिए आटे की लाइनों में भी लगेंगे और इनके जलसों में जाके नारे भी मारेंगे। हम दवाइयों की लाइनों में भी लगेंगे, जाके इनके जलसों में नारे भी मारेंगे। हम जलील होंगे, ख्वार होंगे, लेकिन इनके ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, अपना हक़ नहीं मांगेंगे, अपने हक़ के लिए खड़े नहीं होंगे। तो हमें बहैसियत कौम ये सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ये हुक्मरान हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं। हमारा असल मकसद क्या था पाकिस्तान बनने का? ये मकसद था कि हमसे जो बाद में मुल्क आज़ाद हुए हैं, जो छोटे मुल्क थे, वो आज तरक्की की शरह उनकी क्या है, वो कहाँ से कहाँ निकल गए हैं और हम आज क्या हैं। हमने उस आइटम बम को क्या करना जो हमारे घर में खाना ना हो, हमारे बच्चों के लिए रोटी ना हो, उस आइटम बम का कोई फ़ायदा है हमें? तो खुदारा मुल्क के बारे में सोचें, मुल्क की आवाम के बारे में सोचें। आप लोग अपने जो सियासी मकासद हैं उनको हासिल ना करें। आपने अपना हर चीज़ सेट कर ली है। कौन सा बंदा है जो आज गरीब है, सियासतदान है? कोई एक बंदा है? जितने पॉलिटिशियंस हैं सबके पास करोड़ों की, अरबों की प्रॉपर्टी है। कोई गरीब बंदा, कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो गरीब हो और पॉलिटिशियंस हो। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बिज़नेस करने आते हैं पाकिस्तान में, ये सियासत में सिर्फ बिज़नेस करने आते हैं। इनका जो मकसद है सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस है, इनको मुल्क से कोई सरोकार नहीं है। तो हमें अवाम को उठना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमें इनके ख़िलाफ़ आवाज़ देनी चाहिए, हमें एहतजाज के लिए निकलना चाहिए। आज तक किसी बंदे को पता ही नहीं है कि एहतजाज क्यों किया जाता है और किस लिए किया जाता है और एहतजाज करने की वजह क्या है। हमें कहीं से कॉल आए, इमरान खान दे, PMLN दे, जरदारी दे, कोई XYZ दे, लोगों ने निकल जाना है। उनको नहीं पता चल रहा होता कि हम किस लिए निकल रहे हैं, किसके ख़िलाफ़ निकल रहे हैं, किसके हक़ में निकल रहे हैं। उनको बस ये कह के लेके जाया जाता है कि आपको खाना देंगे, वहाँ पे आपको दोपहर में बिरयानी मिलेगी, आपको शाम में को खाना मिलेगा। इसलिए हम निकल जाते हैं, ट्रक भर भर के निकल जाते हैं, अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं कि सिर्फ इसलिए कि हमें जाके वहाँ पे बिरयानी मिलेगी और 4 नारे लगाने से हमारा क्या हो जाएगा। बहैसियत कौम हमें सोचना चाहिए कि हमारा मकसद क्या था दुनिया में आने का, और इस मुल्क में हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए, खड़े होने चाहिए, जो हम नहीं कर रहे हैं।
आज का व्लॉग्स करते हैं हम ख़त्म। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा कि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।